हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शर्मा पी स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मॉडल क्वेश्चन आया है उसका ऑब्जेक्टिव आज देखेंगे। तो ध्यान से देखना है, आप लोग को क्या करना है कॉपी में सारी नोट कर लेना है। वैसे भी आप लोग क्या करना, या तो आप लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर निकाल लेना कहीं साइबर सेट में जा कर के, और निकालने के बाद उसे रिवीजन कीजिए कि हम कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं, वो आप लोग को देखना है। जिसमें से ऑब्जेक्टिव रहेगा 30 क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव 30 नंबर का रहेगा, सब्जेक्टिव 50 नंबर का, जिसमें से 22 क्वेश्चन शायद कितना रहता है टोटल जोड़ लीजिए, हाँ 22 क्वेश्चन रहता है सब्जेक्टिव, और जिसमें से हमें सेलो क्वेश्चन का आंसर ही देना पड़ेगा। वहाँ दिया होगा कि मान के चलो 8 क्वेश्चन जिसमें से 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, 2 क्वेश्चन छूटा होगा, इस तरह से दिया है। तो आप लोग को यही करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम आ गया है आप लोग का। वैसे आज देखिए 17 तारीख आज हो गया और समय बचा हुआ नहीं है ना। इसलिए आप लोग क्या करना है, पढ़ाई में ध्यान देना है ताकि अच्छा नंबर लाना है और स्कूल में टॉपर बनना है। स्कूल में क्या, डिस्ट्रिक्ट झारखंड लेवल में कोशिश कीजिएगा तो आपका नंबर अच्छा ही आएगा। तो आज हम साइंस का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसमें से आप लोग का समय दिया जाएगा 3 घंटा और पूर्णांक टोटल रहेगा 80 पूर्णांक। समय का साथ प्रयोग कीजिए। और आप लोग को एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग ये काम कीजिए कि यही मॉडल क्वेश्चन होता साइबर जाकर के प्रिंटेड आउट निकाल लीजिए और टाइम बना लीजिए कि 3 घंटा समय, 3 घंटा में कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं। एक टारगेट बनाए, अगर टारगेट के अनुसार आप इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपका रिवीजन अच्छा है, तो आप परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में, और समय का उपयोग भी सही कर पाओगे। समय बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा और आप लोग देखेंगे कि इतनी क्वेश्चन बना है। तो ये भी काम करना है आप लोग को। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, जितने सारे ऑब्जेक्टिव का MCQ क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन जो नियम है वही सब में एक ही नियम है। यहाँ 1 से 30 तक तुम्हारा रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 1 नंबर का रहेगा। सब जिस तरह से हर सब्जेक्ट का है, जैसे हम सोशल साइंस और इंग्लिश का अपलोड कर चुके हैं और आज हम साइंस का कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो समतल दर्पण का बोला गया, ध्यान देना। तो अगर यही क्वेश्चन अलग होता तो वहाँ फोकस दूरी निकालने के लिए, तो वहाँ हमें फोकस दूरी निकालने होता तो हमें कुछ पॉइंट दिया होता है ना। तो क्योंकि फोकस दूरी निकालने के लिए अगर त्रिज्या दिया रहेगा, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन ए इस तरह से भी आता है कि त्रिज्या लिखा हुआ रहेगा कि फोकस दूरी अवतल दर्पण की त्रिज्या इतना है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो फार्मूला के अनुसार निकालेंगे। और यहाँ बोला है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो इसका जो आंसर होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ये हमारा गलत है। तीनों ऑप्शन, ये हमारा सही ऑप्शन 4 होगा, यानी ऑप्शन ये हमारा सही। 4 को ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होता है। देखिए आप लोग साइंस का जो बुक है, साइंस का बुक चैप्टर जहाँ लेंस से दर्पण प्रकाश का परावर्तन, क्या करना है आप लोग को अच्छा से पढ़ लेना, और कुछ पॉइंट वहाँ लिखा होगा अवतल द्वारा बनाए गए लेंस, इस तरह से फोकस दूरी स्थिति सब वहाँ एक सारणी बना दिया गया है। तो सारणी को अच्छा से याद कर लेना है, जिसके द्वारा सारणी से ही आप इस आंसर को जवाब दे पाओगे। इसलिए सारणी को अच्छा से याद करना। उत्तल लेंस, अवतल लेंस और गोलीय दर्पण, दर्पण के बारे में सब लेंस और दर्पण के बारे में बताया गया डिटेल से। अगर हम बोल रहे हैं कि वास्तविक दर्पण उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, तो सारा पॉइंट वहाँ बता दिया है। तो आप लोग को वही काम करना है। तो इसका आंसर हम लोग चूज करेंगे। तो फर्स्ट देखिए ऑप्शन दिया है F पर, अनंत पर, C से आगे रखेंगे। C होता है वक्रता केंद्र, याद रखना। F होता है फोकस दूरी। तो यहाँ हम इसका करेक्ट आंसर दूसरा का जो ऑप्शन
ऑप्शन हो जाएगा बी, नहीं हमारा ए बी ओ, यहाँ मिस्टेक किया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ सी रखिए तो ऑप्शन सी पर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक किया है, बी लिख दिया, यहाँ सी लिखना है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर सी पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति चलता है? तो प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश किसमें अधिक चलेगा? देखो तेल में तो देखिए, अगर हम लोग लाइट मारते हैं तो तेल से अगर 2 या तो 3-4 किलो का डब्बा रहेगा, 5 किलो को, जो भी हम लाइट प्रकाश जब उसमें मारते हैं तो कहाँ ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती। लेकिन पानी में भी देखिएगा, पानी में भी वो लोग तैरते होंगे तो अंदर जाते होंगे धीरे धीरे, तो दूसरा टाइप का दिखाई देता है, तो अंदर जाओगे तो और अंधेरा हो जाता है। और ऑप्शन सी है वायु। वायु तो यही बोला है कि प्रकाश सबसे तेज गति चलता है, किस में चलेगा? वायु में चलेगा, कागज में तो नहीं चलेगा। तो ऑप्शन हमारा सही क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बना लेना। जैसे लेंस की क्षमता बोला है तो फार्मूला होता है एफ यानी फोकस दूरी बराबर होता है 1/p। तो यहाँ दे दिया है क्षमता यानी पावर, जिसे बोलेंगे पावर, p दिया है -4, p की जगह बैठा देंगे 1/-4। अब इसे भाग दे दीजिए, भाग लगाएंगे तो क्या होगा? 0.25, और माइनस तो माइनस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.25। तो ऑप्शन क्या है? सी यहाँ हमारा दिया गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या कारण है? मतलब का क्या कारण है? अगर फोकस दूरी में परिवर्तन आता है तो इसका क्या कारण होता है? कॉर्निया के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा या पुतली के द्वारा? मानव नेत्र की फोकस दूरी पर परिवर्तन आता है। कभी कभी देखना, हम लोग टीवी देखते हैं या तो कुछ भी देखते हैं तो अनेक रंग के दिखाई देते हैं, कभी कभी लाल, पीला, इस तरह से कलर दिखाई देते हैं टीवी वगैरह में। तो वही बोल रहा है कि परिवर्तन होता है, किस में? कॉर्निया के कारण होता है, कि आइरिस के द्वारा होता है, या सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, या पुतली के द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5वां का सी हो जाएगा। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। मांसपेशियों के द्वारा होता है, किसके द्वारा? मांसपेशियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्या होगा? दूरदृष्टि दोष को भी कहा जाता है खाली स्थान, क्या कहा जाता है? मतलब दूरदृष्टि दोष को खाली स्थान भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद या प्रेसबायोपिया? तो इसका करेक्ट आंसर प्रेसबायोपिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या है? प्रतिरोध का ऐसे मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। ओम का चिन्ह क्या होता है? इस तरह से। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ओम कहाँ है? ऑप्शन डी हो जाएगा। वोल्ट, फैराडे, एम्पियर, ये सब किसका होता है? विद्युत का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो ये सब याद रखना है, तो हमारा करेक्ट आंसर ओम हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है? टंगस्टन जो होता है, ऑप्शन दिया है, तो इसमें ये चारों ऑप्शन में किसमें करेंगे? तो धातु निष्कर्षण में, बिजली के बल्ब में, कुचालक में, वस्त्र निर्माण में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 8 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिजली के जो बल्ब होता है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह बिजली का बल्ब है, ये जो बल्ब है, ये बल्ब है जो जलता है, बीच में इस तरह से रहता है, ये हमारा टंगस्टन का रहता है बना हुआ। किसका होता है? जो जलता है ना, टंगस्टन। जैसे हम इसका अगर शीशा फोड़ देते हैं, शीशा फोड़ दीजिएगा और जलाइएगा तो क्या होता है? तुरंत उड़ जाता है, क्योंकि हीलियम गैस यहाँ भरा होता है, ताकि ये क्या करता है? टंगस्टन को सुरक्षित रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से, चुंबक का केंद्रक इनमें से कोई नहीं। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से। हाँ, उत्तरी ध्रुव से। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? ऊर्जा का, एलपीजी,
परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, CNG। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर LPG बात करेंगे तो हमारा सौर ऊर्जा, या क्या बोला, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बात करेंगे तो LPG कभी कभी क्या होता है, हमेशा नहीं मिलता है। परमाणु ऊर्जा भी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य के द्वारा से हमें रोशनी प्राप्त होती है। तो कहीं भी हम कहीं से कुछ भी जैसे चार्ज करना होता है, जब कहीं भी लगाते हैं, वैसे नहीं बैटरी वगैरह की वहाँ, तो हमें क्या होता है, सौर ऊर्जा में यही बोल रहा है कि हमारे लिए परम अगर स्रोत बात करेंगे तो सौर ऊर्जा है। तो हमारा करेक्ट आंसर C हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक जो समीकरण होता है, हम किस नियम से उसे संतुलित करना आवश्यक है। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इस ऑप्शन दिया है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम लोग संतुलित करते हैं, या स्थिर अनुपात के नियम को, या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संख्या के संरक्षण के नियम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। 12 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। Fe फेरट जिसे लोहा बोलते हैं, और कॉपर सल्फेट एरो, कॉपर फेरट सल्फेट बन गया। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो हम बात किए कि अगर बात करेंगे तो देखिए हमारे यहाँ क्या है, संयोजन क्या होता है कि संयोजित करता है, जैसे H2O, H2+O, ये हमारा हो गया वियोजन और ये हमारा हो गया संयोजन। ये हमारा दोनों में से नहीं है। अब 2 बचा। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन में कोई भी एक एलिमेंट जब अकेला रहता है तो दूसरा एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है। जैसे हम बात करेंगे, देखो लोहा यहाँ अकेला था लेकिन यहाँ के सल्फर के साथ मिल गया, यही कॉपर साथ में था, ये अलग हो गया। बस याद रखना है कि विस्थापन में ऐसा होता है कि एक समीकरण होता है जो दूसरे तत्व के साथ जुड़ जाता है, और यानी एक क्या होता है, आयन का आदान प्रदान तो होता है तो द्विविस्थापन, लेकिन एक आयन का क्या होता है दूसरे स्थान पर बैठ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। और द्विविस्थापन क्या होता है, जो आदान प्रदान होता है, यहाँ भी 2 4, यहाँ भी 2 रहता है, यहाँ भी 2, तो अलग अलग बैठ जाता, तो हम बोलेंगे द्विविस्थापन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अगला है H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक? H+ आयन होता है तो किस पे होगा? देखिए OH- होता है, OH- और H+ आयन। अब ध्यान देना, इसमें क्या पॉइंट बताया गया है, ध्यान से समझना। तो H+ आयन की सांद्रता जो बोला गया है तो सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे तो OH- जो होता है तो क्या होता है, वो क्षारक देता है, और H+ आयन देता क्या देता है, अम्ल की परिभाषा तो यही होता है, यानी यार ये अम्ल की ये और ये क्षारक की एक तरह से प्रतीक है। तो इनमें से बोला है कि जठर रस, नींबू का रस, शुद्ध जल और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो करेक्ट आंसर जठर रस जो होता है ये H+ आयन की सबसे अधिक होता है इसमें, जठर रस में, क्योंकि ज़्यादा होता है अम्ल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्या बोला है, पदार्थ ABCD दिया गया जिसमें pH का मान भी दिया गया 5, 8, 10, 13, उपरोक्त में से कौन सा पदार्थ अम्ल होगा? अब इसमें से हमें बताना है, ये मान के लिए 5 जो है A है, 8 जो है B है, और 10 जो है C है, और 13 क्या है D है। अब हमें बताना कि अम्ल क्या होगा, तो हम बताएं कि pH स्केल में 1 से लेकर 0 से लेकर 14 तक का क्या होता है, नंबर होता है, जिसमें से 7 हमारा उदासीन होता है। 7 के जो इधर आता है यानी 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हमारा सब अम्ल होता है, और 7 से ज़्यादा जो होता है वो सारे क्षारक होता है। देखिए 7 से कम कहाँ है, और अम्ल देखिए 5, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं 5 हो जाएगा। तो अम्ल क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5 होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पदार्थ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो अग्निशामक में सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है किस लवण को? तो इसमें ध्यान देना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट,
सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो है यही जो होता है अग्निशामक के लिए काम में लाया जाता है। ऑप्शन हमारा बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो सेलो का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, फेरट ऑक्साइड। अब बोला उभयधर्मी ऑक्साइड अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ये तो नहीं है। अगर हम बात करें सोडियम ऑक्साइड भी नहीं है, लोह ऑक्साइड भी नहीं। तो एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है यही हमारा क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कौन सा उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो? उत्कृष्ट गैस क्या होता है, जो अलग अलग, जिसे हम देखते हैं कि उसमें धातु, अधातु और उपधातु रहता है। पीरियोडिक अगर टेबल देखे होंगे तो उसमें धातु, अधातु और उपधातु होते हैं। तो जिस अगर हम बात करेंगे कि उभयधर्मी ऑक्साइड, तो पहले इसका हम निकाल लेते हैं ये कौन कौन सा तत्व है। सबसे पहले देखिए दिया गया ऑप्शन में 2 8 1 यानी 2 8 1 10 11। तो 11 किसका है? 11 जो होगा सोडियम का होगा, यानी एन, ये सोडियम। 2 8 7 यानी 2 8 7 यानी 17, और 17 किसका होगा? 17 जो होगा इसके बाद अगला जो है, देखिए अगला है 2 8 10 7 17। 17 किसका होगा? क्लोरीन। किसका होता है? 17 क्लोरीन का। 2 8 10 यानी 2 और 8 कितना हो जाएगा? 10। 10 किसका होता है? नियोन का। अगला है 2 8 5 यानी 10 5 15। 15 किसका है? फास्फोरस का। तो यहाँ देखिए अगर बात करें पीरियोडिक टेबल के लास्ट के राइट साइड में, लास्ट जो हो ऊपर से नीचे तक आवर्त सारणी जिसे क्षैतिज बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर जो बोला जाता है ऊर्ध्वाधर। तो जो है लास्ट साइड में जो दिया गया मेटल, तो देख लीजिएगा कौन सा मेटल है, तो हमारा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उत्कृष्ट गैस है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस, या तो यहाँ दिया होगा नोबल गैस। देखिए इंग्लिश में दिया है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो करेक्ट आंसर जो होगा 10 ही होता है। नियोन जो होता है लास्ट में राइट के साइड में पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो ऊपर में जो लिखा होगा नोबल गैस लिखल रहता है, तो सारे नोबल गैस होते हैं, तो ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 8 यानी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? देखिए असंतृप्त तो हम तुम लोग को पढ़ा चुके होंगे या तो टीचर पढ़ाए होंगे आप लोग को कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी इंग्लिश में उसे हम बोल सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इनमें 2 प्रकार क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन CnH2n+2 और इसमें हाँ एल्केन सिर्फ होता है, और इसमें एल्काइन और एल्कीन होता है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन होता है, जिसमें से सूत्र हमें याद रखना है। तो एल्केन, ये हमारा एल्केन हो गया CnH2n, और एक होता है CnH2n-2 होता है, तो ये याद रखिए। अब कार्बन की संख्या बैठाते जाएगा, तो n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर बैठाते जाएगा। अगर हम असंतृप्त बोला है, असंतृप्त का फॉर्मूला पहले लेंगे CnH2n, ये लेते हैं। अगर कार्बन की संख्या हम 2 रखते हैं यहाँ, यानी n यानी नंबर में 2 रखते हैं, 2
यहाँ रखेंगे 2 गुना 2 तो 2 दूना 4। इस तरह से ऑप्शन में दिया गया नहीं, तो ये नहीं होगा। अब दूसरा लेते हैं, फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। अब इसमें देखते हैं, अगर हम यहाँ 2 रखते हैं, C2H2 गुना 2 कितना, 2 दूना 4 -2। 4 में अगर C2H 2 दूना 4, 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी C2H2 हमारा ऑप्शन। तो यहाँ असंतृप्त बोलोगे तो असंतृप्त में फॉर्मूला ये होता है एल्किन और अल्काइन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए C2H2 कहाँ है, ऑप्शन सी। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे। HCOHO में को प्रकारात्मक समूह है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा 19 का ऑप्शन सी हो जाए। एल्डिहाइड जो है प्रकारात्मक समूह है। अगला 20 नंबर, दिए गए तत्वों से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होता है। तो लिथियम के बराबर होना चाहिए, तो लिथियम के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है, बोला कि किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनिक की संख्या लिथियम के बराबर होना है। तो हम जानते हैं कि लिथियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होता है, आप लोग पता होगा। अब यहाँ निकालेंगे एक एक करके। तो देखिए अगर फर्स्ट का निकालते हैं मैग्नीशियम, परमाणु संख्या 12, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 2 8 2 8, इसके बाद क्या हो जाएगा 2, तो ये बराबर नहीं है। अब बात करेंगे अगला कैल्शियम। अगर कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम कितना होता है 20, तो कैल्शियम के 20 परमाणु संख्या, इसका निकालते हैं 2 8 8 8 8 2 2 2 10, फिर हो जाएगा 2, तो ये देखिए 2, ये भी नहीं। अगला बात करते हैं पोटेशियम। क्या है पोटेशियम, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है, पोटेशियम की परमाणु संख्या होता है 15, नहीं 15 नहीं, पोटेशियम का होता है, पोटेशियम के कितना होता है 19। अब पोटेशियम का 19 होता है, इसको निकालते हैं। पोटेशियम का निकालना है तो 2 19 होता है, 2 8, फिर हो जाएगा 2 नहीं 8 हो जाएगा ना, 8 8 2 1। अब यहाँ देखिए लिथियम का निकालने थे, तो लिथियम का परमाणु संख्या 2 और 1। अब इसका देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है संयुक्ता। अब इसका देखिए 1 लास्ट में, और इसका देखिए 1 लास्ट में, तो क्या बोला था बराबर होना चाहिए। तो किसका है, पोटेशियम का ही ने, तो पोटेशियम का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर का। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। अमीबा में परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी भोजी पोषण लिख दिया है। अब इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, तो 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राणी समभोजी पोषण हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखेंगे। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायखेट ने पायरवेट विखंडन कहाँ होता है। तो कोशिका दर में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी पेशी में, ईस्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपायच का नियमन करता है। उपायच मतलब एक तरह से उपाच बनाता है, उपाच है ना। तो वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या थायरोक्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा, थायरोक्सिन। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर। मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन परमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, मेडुला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मेडुला, क्या हो जाएगा मेडुला। चलिए अगला है 25 नंबर। दिए गए चित्र के अनुसार जन्म के प्रदर्शित करना है। तो क्या यहाँ चित्र जो दिखाया गया थी क्या है, विखंडन है कि खंडन है कि पुनरुद्भवन है कि मुकुलन है। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पुनरुद्भवन है। मतलब एक निर्माण कर रहा है भवन का, इस तरह से बताया गया है। अगला, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। अंडवाहिका में, शुक्रवाहिका में, गर्भाशय में, उनी में।
तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिका में होता है। कहाँ होता है? अंडवाहिका में होता है। अगला, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है तो केवल पिता के डीएनए से, या केवल माता के डीएनए से, या पिता और माता दोनों डीएनए से, या ना पिता के डीएनए और ना माता के डीएनए से। तो इसका करेक्ट आंसर 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों से होता है। याद रखिएगा, इससे भी सिंपल सवाल था, हार्ड नहीं था। नाभिकीय विद्युत संयंत्र की शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, जल का विद्युत अपघटन, या चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? ऑप्शन 1%, 10%, 100%, या ऑप्शन डी 0.1%। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा 1% हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? मतलब निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करने से पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होता है? थर्माकोल को डिस्पोजल कप का, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, मिट्टी के डिस्पोजल कप का, कागज के डिस्पोजल कप का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कागज के डिस्पोजल कप का सही जवाब। तो आई होप आप लोग को ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया है। इसके बाद सब्जेक्टिव दिया गया है, आप लोग को सब्जेक्टिव सही से करना है। हम आह्वान के उत्तल दर्पण फोकस पक्ष दर्पण के रूप में क्यों करते हैं? देखिए, गाड़ी में जो रहता है हमें पीछे देखने वाले दृश्य, तो हम उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका कारण उसका पूरा लिखना होगा, क्योंकि 2 नंबर का है। लेंस की क्षमता को परिभाषित करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सारे दिया गया है। पढ़िए, सब्जेक्टिव ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा लिखना है। देखिए दिए गए कौन अभिक्रिया है? अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो दिया गया है कौन सा अभिक्रिया और समीकरण। 2 तत्वों के जो नाम लिखिए जिसका बाहरी कोश पूर्ण हो। समजातीय पूर्ण श्रेणी क्या है? 2 तत्वों के नाम लिखना है जिसका बाहरी कोश पूर्ण है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया 35 नंबर में, 2 नंबर का, कुछ हार्ड नहीं बोला है। कोश का मतलब क्या होता है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना, और क्या होता है हम एक तरीका बताएं, SPDF के अनुसार से उसे पूर्ण बनाते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। तो पूर्ण होना चाहिए बाहरी कोश में। और या तो KLM कक्ष के इलेक्ट्रॉन के अनुसार से हम बनाए, तो कक्षा वही बोला गया। विखंडन से किस प्रकार भिन्न है? विखंडन और बहुखंडन में। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के क्या है? को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर क्या है? आर। इसके बाद है ये दिया गया लेंस से और दर्पण से आया है, ये प्रतिरोध से आया है, चिमके पर रेखाएं, सब हल्का हल्का रेडोस अभिक्रिया क्या है, कार्बन यौगिक के अणुसूत्र संरचना लिखना है। देखो संरचना सूत्र ये सब बहुत सिंपल है, जितना बनाओगे उतना फायदा है। मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम तथा कारण लिखना है। हम ऊर्जा के वैकल्पिक शर्तों को और क्यों ध्यान दे रहे हैं? ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति का सीमित करने के लिए हमें क्या कदम उठाने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट, इसे अच्छा से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाए, इसके सिद्धांत का कार्यविधि का स्पष्ट करना है विद्युत मोटर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। देखो R1 R2 प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध के बारे में बताना है, तुलना करना है। आयनिक आवरण क्या? आयनिक आवरणों के गुणधर्म लिखें, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण और N2 के निर्माण को दिखाना है। अगला है मिसेल क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। मिसेल क्या है और साबुन की सफाई प्रक्रिया को क्रियाविधि के द्वारा समझाना। मानव हृदय के नामांकित चित्र बनाना और मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण को समझाना भी है। मेंडल को प्रयोग में कैसे पता चलता है? दिया गया है लक्षण अथवा अप्रभावी होते हैं, विभिन्न लक्षणों के रूप में वंशानुगत होता है, या दिया है विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो ये सारे क्या थे?
ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव था। आई होप आप लोग में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अपना पढ़ाई जारी रखना है ताकि अच्छे नंबर लाना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो अब नज़दीक है, इसलिए पढ़ाई में ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। जिस सब्जेक्ट में आप लोग कमज़ोर लग रहा है कि ये हमारा कमज़ोर, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया आई होप। चलो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।